हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नित्य शर्मा। आज एस ब्लॉक केमिस्ट्री के फाइनल टच के साथ आए हैं, प्रॉब्लमेस्टिक अप्रोच। दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द एस ब्लॉक। आज हम एस ब्लॉक बिल्कुल खत्म कर देंगे, जिसमें हम जितनी बची हुई प्रॉब्लम्स है सारी डिस्कस कर लेंगे और प्रॉब्लमेस्टिक अप्रोच के साथ मैं आपके साथ आया हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिए, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ, ताकि आप एक एक पॉइंट को नोट कर सकें। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर रहेगा हमारा और आपको सारी जितनी इंफॉर्मेशन है बची हुई है एस ब्लॉक की, मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और जिसने अब तक हमारा एस ब्लॉक का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज इसको पहले जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ए इज द एल्कली मेटल। ए हिंट दे रखा है, उसको ध्यान से समझना है। ए एक एल्कली मेटल है जो उसको बुनसन फ्लेम में हीट करते हैं तो वो क्रिम्सन रेड कलर देता है। अब देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मायना है कि हम एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द कलर ऑफ द बुनसन फ्लेम, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े हिंट मिलते हैं एग्जाम के लिए जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बुनसन फ्लेम के कलर बता देता हूं। आगे पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, हिंट जरूर मिलेगा। A is the alkali metal which gives crimson red color in the Bunsen flame. First, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर एक कंपाउंड बनाता है B। B की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो कंपाउंड बनते हैं C प्लस D। D एक ऐसी गैस है जो कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में पास करने पर D ब्लू कलर देती है। अब इन इंफॉर्मेशन को पहचान कर आप या तो क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं या बैकवर्ड आ सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करता था। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं क्वेश्चंस को कैसे टैकल करता था कि मुझे ए से डी तक वैसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए कहीं से भी। अगर वो इंफॉर्मेशन मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तो मैं वहां से डी पाथ तक पहुंच जाऊंगा, मुझे तरह पता है। देखो, एक पॉइंट तो यहां से क्लियर है कि ए एल्कली मेटल है जिसका क्रिम्सन रेड कलर आता है बुनसन फ्लेम में, और भाई साहब क्रिम्सन रेड कलर बुनसन फ्लेम में एल्कली मेटल में एक ही देता है, वो लिथियम है। कौन है? लिथियम। देखो, बुनसन फ्लेम के कलर लिख लीजिए। अगर पहली बात तो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्कली मेटल्स के अंदर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम तो रेडियोएक्टिव होते हैं, छोड़ दीजिए। देखो, लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। सोडियम का होता है गोल्डन येलो, बिल्कुल सोने की तरह गोल्डन येलो कलर आता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? सोना सोना गोल्डन येलो, सोना। देखो ऐसे याद रखो, सोना सोना। सोना के अंदर लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? ना, Na सोडियम का होता है, ऐसे याद रहेगा। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। तो इसमें याद रखो, गोल्डन का मतलब क्या होता है? सोना, सोने जैसा कलर। तो सोना, ना मतलब ना में क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है। पोटेशियम का कलर होता है, ठीक है, पोटेशियम का कलर होता है पेल वोयलेट। पोटेशियम का कलर होता है पेल वोयलेट, या फिर आप वोयलेट कलर भी बोल सकते हैं। रुबिडियम का होता है रेडिश वोयलेट। रेडिश कलर के अंदर वोयलेट अपीयरेंस आती है, रेडिश वोयलेट। और सीजियम का कलर होता है स्काई ब्लू। सीजियम का कलर कैसा होता है? स्काई ब्लू। तो ये 5 कलर तो पहले आप याद रखेंगे। देखो, कलर से पता चल जाएगा एल्कली मेटल की डिटेक्शन क्या होगी। अगर ये होता ए इज द एल्कली मेटल व्हिच गिव्स गोल्डन येलो कलर इन द बुनसन फ्लेम, तो आप जब समझ जाते ए इज द सोडियम, ऐसे समझ के चलना है। ठीक है, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था कि ए इज द एल्कली मेटल व्हिच whose salt is maximum hydrated, जिसका सॉल्ट मैक्सिमम हाइड्रेटेड है। अब मैक्सिमम हाइड्रेटेड किसका होगा? हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसके अंदर कैटायन का साइज सबसे छोटा होता है, और सबसे स्मॉल साइज कैटायन किसका होता है? लिथियम का होता है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि ए इज द एल्कली मेटल व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ए एक ऐसा एल्कली मेटल है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? लिथियम होता है। भाई साहब, ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको ग्रैब करना है। ठीक है, लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं सारी बातें। ए इज द क्रिम्सन रेड कलर इन द बुनसन फ्लेम। ए लिथियम salts आर मैक्सिमम हाइड्रेटेड ड्यू टू स्मॉलर साइज कैटायन। और तीसरा, लिथियम gives crimson red color। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वोयलेट, रुबिडियम रेडिश वोयलेट और सीजियम स्काई ब्लू। इसी प्रकार अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। बेरिलियम मैग्नीशियम बुनसन फ्लेम के अंदर कलर नहीं देते, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इन अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर। इसको फ्लेम कलरेशन भी बोलते हैं। फ्लेम कलरेशन
जंक्शन में कोई कलर नहीं देते। क्यों? इन दोनों का साइज स्मॉल होता है, इन दोनों का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लार्ज होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, और बुनसन के फ्लेम के अंदर जो हीट होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है जो इनके लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को उठाकर हाई एनर्जी स्टेट पे ले जा सके। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट शो फ्लेम कलरेशन बिकॉज द एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम द फ्लेम इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। दैट्स व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट शो flame coloration, do not so impart any color in the Bunsen flame due to small size and high ionization energy। अब आपको कौन से उनसे बच गए? एक बच गया बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। भाई साहब नोट कर लीजिए, कैल्शियम का कलर आता है ब्रिक रेड। कैल्शियम का कलर कैसे आता है? ब्रिक रेड कलर आता है, बिल्कुल ईंट के जैसा लाल रंग आता है। देखो इसको याद रखने का कलर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इन दिल्ली यू वांट टू गो फॉर ए राइड फॉर ए कुतुब मीनार, ठीक है, या फिर आप कहीं भी दिल्ली में विजिट करना चाह रहे हो किसी हिस्टोरिकल प्लेस के तरफ, और आपने रेड कलर की कैब है वो हायर कर ली है, रेड कलर की कैब हायर की है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे CAB। देखो पहला वर्ड ब्रिक रेड के अंदर बी आता है, तो CAB कैब हो गया और रेड कलर की कैब। तो ऐसे याद रखने का तरीका होता है बस ये तो कि आपने रेड कलर की कैब हायर की है, तो CAB रेड, कैब रेड, ऐसे याद रखेंगे। तो कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है। कैल्शियम के बाद कौन आता है? स्ट्रोंशियम। बिकॉज स्ट्रोंशियम को याद रखने का सीधा तरीका है, स्ट्रोंशियम वही कलर देता है जो लिथियम देता है। लिथियम भी क्रिम्सन रेड कलर देता है। देखो एल्कली मेटल में लिथियम और आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल में स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम भी कैसा कलर देता है? क्रिम्सन रेड कलर देता है। चलिए उसके बाद लास्ट एक और बच गया बेरियम। बेरियम कलर देता है ग्रेसी ग्रीन, बिल्कुल ग्रेसी ग्रीन, घास के जैसा ग्रीन कलर देता है। बेरियम देता है ग्रेसी ग्रीन कलर देता है। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे आप बाप जी के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? बाप जी के नाम से, बिल्कुल ग्रेसी ग्रीन कलर देता है। देखो बीए के अंदर बाप आ गया, बीए के अंदर कैसे समझ जाएंगे? बाप जी, जी आ गया, जी फॉर ग्रेसी ग्रीन, ऐसे याद रखेंगे बाप जी। एक बड़ा डायलॉग आता है ना फिल्म में, किसमें आता है पता नहीं मुझे, लेकिन बाप जी बोलते हैं। तो बेरियम ग्रेसी ग्रीन कलर देता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप याद रखे चलेंगे। तो ये लिस्ट है, आप नोट कर लीजिए इसको। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वोलेट, पेल वोलेट, रेडिश वोलेट, स्काई ब्लू, तीनों वोलेट भी आ सकते हैं, तीनों वोलेट भी आ सकते हैं नीचे वाले। बेरिलियम मैग्नीशियम क्रिम्सन कोई कलर नहीं देते। कैल्शियम ब्रिक रेड, कैब रेड कलर की, लिथियम स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड और बेरियम ग्रेसी ग्रीन। चलिए ये बात तो आपकी हो गई, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब निकालते हैं क्वेश्चन को, यहां से ए से डी तक। देखो कितनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है और कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो ना इसमें क्वेश्चन में मैंने कह दिया ए इज द एल्कली मेटल। एल्कली मेटल ये तो श्योर हो गया कि क्रिम्सन रेड कलर देता है, तो ए तो क्या हो गया हमारा? लिथियम हो गया, ए हो गया लिथियम। अब आप एक क्वेश्चन याद कीजिए, तो मैंने कल समझाया था कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी डायगोनली किससे मैच करती है? लिथियम से मैच करती है ना। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी, तो लिथियम भी सोडियम के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो लिथियम नाइट्राइड में बी का फार्मूला क्या होता है? लिथियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है Li3n, Li3n, क्योंकि लिथियम पे चार्ज होता है +1 और नाइट्राइड को होता है -3। तो ऐसे फार्मूला बनेगा, दिस इज लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम नाइट्राइड का आपको समझाया था मैंने, आप कॉपी पेन लो के नोट कर लीजिए कि जितने भी नाइट्राइड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया गैस ही निकलती है मेरे भाई, और श्योर हो जाएगा। और मेटल का हाइड्रोक्साइड, लिथियम नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सी तो बनेगा लिथियम का हाइड्रोक्साइड, प्लस गैस कौन सी निकलेगी? डी गैस निकलेगी, अमोनिया। और दुनिया को पता है अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो डीप ब्लू कलर आता है। कैसा कलर आता है? डीप ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका नाम है CuNH3 की होल 4, कॉपर टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट।
ऐसे सल्फेट आयन बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को घेर कर लगता है। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर डीप ब्लू होता है। दिस इज टेट्रा अमीन कॉपर 2 सॉल्ट होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो याद रखेंगे अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के साथ डीप ब्लू कलर देती है और अमोनिया गैस इज रिलीव्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइड। देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। आपको मैं यही तो कहना चाह रहा था कि आप बने रहिए हमारे साथ, एक ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे आपको जिससे आपकी डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपके साथ साथ आप बहुत ज्यादा चीजें सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, देखो इसको करना सिखाया था कैसे रिएक्शन, ये लिथियम नाइट्राइड को कैसे डिसोल्व कर सकते हैं भाई। 3 लिथियम पे तो प्लस चार्ज है, 3 लिथियम पे तो +1 चार्ज है और एक नाइट्राइड पे -3 है, ऐसे डिसोसिएट हो गए। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन की है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी 3 ले लीजिए, 3H2O 3OH नेगेटिव, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए तो 3H पॉजिटिव तो कहां लग जाएंगे, नाइट्राइड पे, सीधा अमोनिया बाहर हो गई और 3 हाइड्रोक्साइड आयन 3 लिथियम के साथ 3 लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। भाई साहब ऐसे इजी पीजी कर देंगे आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को समझना है, समझ लेना है कि क्वेश्चन रिएक्शन कैसे हो रही है। रिएक्शन ऐसे हुई है, बड़ा सिंपल सा है। हम समझते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को रटना पड़ता है, भाई रटना नहीं पड़ता, हम उसको रट करके मुश्किल बना रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैकेनिज्म वर्क करते हैं, देख लीजिए यहाँ से मैकेनिज्म काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता अमोनिया गैस के बाद, ये क्वेश्चन ऐसे भी मॉडिफाई हो सकता था कि दिस गैस ऑन ट्रीटिंग विद द HCl, ठीक है, HCl के वेपर्स के अंदर। देखो ये गैस है ना, जो गैस HCl के साथ रिएक्शन करके व्हाइट फ्यूम्स दे वो अमोनिया गैस होती है। और ये व्हाइट फ्यूम्स पता किसके आते हैं, क्योंकि अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है और अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स आते हैं। ये भी ध्यान रखना कि अमोनिया गैस ऑन ट्रीटिंग विद द HCl, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो आप क्या कीजिए, एक सॉल्यूशन बीकर में बना के घोल कर रखिए, किसका सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन, और HCl के सॉल्यूशन में एक रॉड डिप कर दीजिए और रॉड को बाहर निकालोगे तो HCl उसके ऊपर कुछ चिपक गया है, मतलब उसको HCl रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl रोड। और HCl रोड को आप जैसे किसी बीकर से बाहर अमोनिया गैस निकल रही है तो अमोनिया उस बीकर के माउथ के पास जब HCl की रोड को लेकर जाओगे ना तो उस रोड के ऊपर देखना कुछ फ्यूम्स अटैच हो जाएंगे और वो फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड के होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, कैसे समझे, समझ गए। तो अमोनिया गैस ऑन ट्रीटिंग विद द HCl दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड व्हाइट फ्यूम्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया की दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। अमोनिया ऑन पासिंग थ्रू कॉपर सल्फेट इट गिव्स डीप ब्लू कलर, दूसरा अमोनिया ऑन ट्रीटिंग विद द HCl इट फॉर्म्स व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, मैं कह दूं ए कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ए क्या है, कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं कह दूं ए है वो ब्रिक रेड कलर देता है बुनसन फ्लेम के अंदर, बुनसन फ्लेम के अंदर ब्रिक रेड कलर देता है। देखो अब आपको लिस्ट याद होनी चाहिए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन सा मेटल है जो ब्रिक रेड कलर देता है बुनसन फ्लेम में। तो मैंने भी बताया था रेड कलर की कैब हायर करते हैं तो कैब CAB ब्रिक रेड कलर देता है कैल्शियम, ठीक है। अब मैं रिएक्शन करता हूं, कैल्शियम की रिएक्शन मैंने कार्बन से कर दी, ये C पे यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ रिएक्शन कर दी और मैं कह देता हूं यहां पर एक प्रोडक्ट बनता है, यहां पर एक प्रोडक्ट बनता है। अब देखो कितना ब्यूटीफुल है, मैं ऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक का ट्विस्ट लेकर आता हूं कि A के अंदर कैल्शियम के साथ रिएक्शन करती है उसकी, तो यहां पर प्रोडक्ट बनता है, यहां पर B प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। B प्रोडक्ट की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करते हैं, B प्रोडक्ट की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, नाइट्रोजन के साथ, तो यहां पर C+D बनता है और जिस प्रोडक्ट को यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, जिसको फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखो कितने बच्चे यहाँ पर फेल होंगे, आप देखते जाना। चलिए अगला बात करता हूं मैं, यहां पर ये बन गया हमारा इस तरीके से, और बी कंपाउंड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखते जाना कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये एक ही क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, आप कहोगे सर वाह मजा आ गया, ठीक है। ए इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल, इट गिव्स ब्रिक रेड कलर इन द बुनसन फ्लेम,
जितने क्वेश्चंस को समझोगे उतने बड़ा मजा आएगा। बुनसन फ्लेम के अंदर ब्रिक रेड कलर देता है, ये समझ में आ गया। कार्बन के साथ रिएक्शन करके बी कंपाउंड बनाता है और बी को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो C+D बनता है और C+D का मिक्सचर एक फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। देखते जाना, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2 और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको प्रॉब्लम नंबर 2 के कार्य कॉन्सेप्ट कैसे लगे। चलिए बी की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर C+D है तो मैं कह देता हूं यहाँ पर E+F बनता है। क्या बनता है? E+F बनता है और F गैस को अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर हीट कर दे, रेड हॉट आयरन 873 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये कंपाउंड बनाता है C6H6 यानी कि बेंजीन। ठीक है, अब आप प्रिडिक्ट कीजिए यहाँ पर A B C D E F क्या है। A B C D E F ये सारे आपको प्रिडिक्ट करने हैं। मैं और भी चेन को आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अब मैं कह दूं C के अंदर जो कंपाउंड है, C जो ये कंपाउंड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने के ऊपर, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने के ऊपर ये मिल्कीनेस देता है। क्या देता है? मिल्कीनेस और टेम्परेरी मिल्कीनेस देता है। टेम्परेरी मिल्कीनेस, मिल्कीनेस मतलब टर्बिडिटी जिसको कह सकते हैं। आप रीड कीजिए, सबसे देखिए, सबसे पहला पार्ट कि A इज द मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ब्रिक रेड कलर देता है बुनसन फ्लेम के अंदर, मतलब A हमारा क्या है? कैल्शियम। समझ में आ गया भाई साहब? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए A तो क्या हो गया हमारा? कैल्शियम। देखिए अब ये इंफॉर्मेशन यहां तक तो पकड़ जाओगे कि कैल्शियम की रिएक्शन सर ने कार्बन के साथ सिखाई थी कि मैंने कहा था कि ऑल द एल्कली एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑन ट्रीटिंग विद द कार्बन बट हाई टेम्परेचर मस्ट बी अप्लाइड एंड इट इज अवेलेबल इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस। एनसीईआरटी मेंशन है कि ऑल द एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दे ऑन ट्रीटिंग विद द कार्बन इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस दे फॉर्म कार्बाइड्स। ठीक है, और कार्बाइड की रिएक्शन मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लेक्चर 1 में सिखाई हुई है, ध्यान से देखना ना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ द मेटल कार्बाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम की रिएक्शन कार्बन के साथ होती है तो यहाँ पर बी जो कंपाउंड बनता है वो कैल्शियम कार्बाइड बनता है और कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। याद रखेंगे आप, CaC2 इज द कैल्शियम कार्बाइड। लिख देता हूं मैं, ये क्या है? यहाँ पर CaC2 हो गया हमारा कैल्शियम कार्बाइड। अब देखो कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनेंगे। ये बी तक तो सबको पता था, कैल्शियम कार्बाइड बन गया। कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड बनाता है। C+D थे ना, C+D यहां पर कंपाउंड बनाता है CaCN2 प्लस कार्बन। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। CaCN2 को बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड। और कैल्शियम साइनामाइड का कार्बन कोक के साथ जो मिक्सचर होता है ना, इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिम। देख लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलिम। और नाइट्रोलिम एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, इट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। देखो नई चीजों को सीखोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, नई चीजें सीखोगे तभी आपको पता लगेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर चैनल्स एंड आवर चैनल। ठीक है, चलिए कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन का मिक्सचर। ठीक है, देखो ऐसे हुआ है, इसमें 2 कार्बन थे, एक कार्बन यहां पर आ गया, एक कार्बन यहां पर आ गया। और एक ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है, लेकिन इसके ये क्वेश्चन में ग्रेस मिला था क्योंकि इसके 4 ऑप्शन गलत दे दिए थे और नीट ने एक ऑप्शन ये दे दिया था कि कैल्शियम साइनामाइड का फार्मूला CaCN2 लिख दिया था। सब बच्चे इसको टिक करके आ गए। कैल्शियम साइनामाइड का फार्मूला ये नहीं होता, CaCN की उल्टा वाइज नहीं होता, CaCN2 होता है, CaCN2। क्योंकि इसमें देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन बाहर निकल जाता है कोक की फॉर्म में और 2 नाइट्रोजन एज इट इज रहते हैं। तो CaCN2 प्लस C इन दोनों के मिक्सचर को नाइट्रोलिन कहते हैं। इट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। ठीक है, चलिए इंफॉर्मेशन मिल गई, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब कल पढ़ाया था मैंने कि बेरिलियम का कार्बाइड होता है, हाइड्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस देता है? मीथेन। लिख लीजिए जो इंफॉर्मेशन जिसको नहीं पता है, बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर मीथेन गैस देता है।
मैग्नीशियम का कार्बाइड ऐसे गिफ्ट करता है Mg3C2 Mg3C2 सॉरी Mg2C3 मैग्नीशियम का कार्बाइड होता है ये, और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस निकलती है? प्रोपाइन गैस निकलती है, पढ़ाया था। तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अब बच कौन गए? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन तीनों के कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर एक तो मेटल के हाइड्रोक्साइड देते हैं और एक गैस देते हैं एसिटिलीन। कौन सी गैस देते हैं? एसिटिलीन। देखो आपको यहीं से समझ जाना है कि मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि एक कंपाउंड रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करने पर अगर बेंजीन बना रहा है तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द साइक्लिक ट्राइमराइजेशन ऑफ द एसिटिलीन, क्योंकि डेफिनेटली कंफर्म हो गया यहां पर कौन सी गैस है? एसिटिलीन गैस निकली है। क्योंकि इस हिंट से पता चल जाएगा मेरे भाई, किस हिंट से पता चल जाएगा? इस हिंट से डेफिनेटली। चलिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले चुराएंगे भी इस लेक्चर को देखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल बना है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो फ्लोरीन क्या बनाएगा? यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनाएगा। तो एसिटिलीन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ई क्या हो गया हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सबको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? इसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। और स्लैक्ड लाइम को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, क्योंकि लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, और क्विक लाइम में जब वाटर पास करते हैं तो क्या बनता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम की हाइड्रोलिसिस करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्विक लाइम बनता है, सेलेक्टेड लाइम। और स्लैक्ड लाइम में जब CO2 पास करते हैं तो किसको याद है? इस प्रोसेस को बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? व्हाइट वॉशिंग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब CO2 पास करते हैं तो CO2 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इससे रिएक्शन करके क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। देखो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ये व्हाइट कलर की एक लेयर होती है, बिल्कुल दीवारों पर चिपक जाती है और बिल्कुल चमक जाते हैं, दीवारें बोल उठती हैं, जिसको बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस। तो जो मिल्कीनेस आती है वो टेम्परेरी मिल्कीनेस होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हेन ऑन पासिंग CO2 गैस इन द मिल्क लाइम या मिल्क ऑफ लाइम दैट इज सेलेक्टेड लाइम, then temporary milkiness appears that is due to formation of calcium carbonate। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन को मैं ऐसे मॉडिफाई करूं, अगर इसमें ये तो लिख लेना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर मैं कहता यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की है, कौन सी गैस पास की है? सल्फर डाइऑक्साइड, तो नो डाउट यहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट की जगह बन जाता है कैल्शियम सल्फाइड। फर्क इतना पड़ता है, कार्बन की जगह सल्फर आ गया, क्या बनता है यहाँ पर? कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम सल्फाइड। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये पड़ता कि इसमें जो मिल्कीनेस आती है ना, इसमें जो मिल्कीनेस आती है वो टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट रह जाती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि सेलेक्टेड लाइम में CO2 पास करते हैं, जो टेम्परेरी मिल्कीनेस आती है, टेम्परेरी मिल्कीनेस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करने से सल्फाइड बन जाता है और वो मिल्कीनेस परमानेंट होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश होता है ये CO2 के बीच में और SO2 के बीच में है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको काफी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिली होगी, और इस क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको स्टॉप नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी बना बनाया खेल है तो क्यों बिगाड़े। चलिए इसमें और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं। देखो ये क्वेश्चन आगे ऐसे मॉडिफाई हो रहा होता, कैसे मॉडिफाई हो रहा होता कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक आप पहुंच गए। जैसे मैंने कह दिया कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है बुनसन फ्लेम में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है ए कंपाउंड। मैंने कह दिया ए कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कंपाउंड बनाता है बी कंपाउंड। बी कंपाउंड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो कंपाउंड बनता है C+D। आप कंपाउंड बताएंगे मेन कौन से होंगे। देखो ए के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ए बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, सबको पता है, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम कहते हैं। और क्विक लाइम में वाटर पास करते हैं तो क्या बन जाता है? सिलेक्टेड लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सिलेक्टेड लाइम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मेंशन है कि सिलेक्टेड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो सबने पढ़ रखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है, मतलब एक ऐसा रिएजेंट बनता है
देखो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, प्लस एक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर CaOCl2। OCl का मतलब होता है हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ये सबको पता है कैल्शियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दूं, इस रिएक्शन के अंदर जो एक तो ये रिएक्शन है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने क्लोरीन पास किया है, तो यहाँ पर पहले तो क्या बना, देखो कैल्शियम क्लोराइड, और एक क्या बना CaOCl2। यहाँ पर है ना कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, सबको पता है, और हाइपोक्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, करके देख लेना। हाइपोक्लोराइड पता क्या होता है, देखो ये ऐसे डिसोनेट होगा, कैल्शियम +2 प्लस ClO नेगेटिव, और ClO नेगेटिव कितने हैं, 2 है, 2 दिख रहे हैं ClO नेगेटिव, कैल्शियम +2 और ClO नेगेटिव किससे बना है भाई, ClO नेगेटिव HClO से बना है, याद है किसको, हाइपोक्लोरस एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है मेरे भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे। देखो क्लोरीन एक बार तो 0 से -1 में जा रहा है तो रिडक्शन, एक बार 0 से +1 में जा रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखेंगे सिलेक्टेड लाइन के अंदर क्लोरीन गैस पास करते हैं, सिलेक्टेड लाइन के अंदर क्लोरीन गैस पास करते हैं, तब बनता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड विच इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए सिलेक्टेड लाइन, क्या होना चाहिए यहाँ पर, सिलेक्टेड लाइन होना चाहिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं, यहाँ पर ये जो इंग्रेडिएंट बताया ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसके अंदर ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आ जाता है बाद में। ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर पता है किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। और ये सिलेक्टेड लाइन कैसा हो, ड्राई सिलेक्टेड लाइन, क्योंकि 10th क्लास में हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन Cl2 गैस, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू ड्राई सिलेक्टेड लाइन, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब बनी रिएक्शन, ठीक है, और प्लस वाटर H2O करके देख लो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो एक एरा 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 1 कैल्शियम। तो ये ध्यान रखेंगे, व्हेन द सिलेक्टेड लाइन इज द ड्राई सिलेक्टेड लाइन, तब क्लोरीन पास करते हैं, तब तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तब तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। और सिलेक्टेड लाइन हो, नॉट ड्राई, सिलेक्टेड लाइन के अंदर इसमें एक्वा सॉल्यूशन है, इसके अंदर जब क्लोरीन पास करते हैं तब 2 बनते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए आप याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अब तक देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी, तो बुनसन फिल्म के कलर याद रखेंगे, उनसे काफी चीजें प्रेडिक्ट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम के साथ आते हैं। देखिए इस बार काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बड़ा ध्यान से समझिए एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बता दूं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, सबको पता है। बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप के साथ होती है एल्यूमिनियम के साथ। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी इनकी आपस में मैच करती है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई मेंस के अंदर। देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दे आर नॉट अटैक्ड बाय एनी एसिड, ये दोनों, इन दोनों के ऊपर एसिड का अटैक नहीं होता। इसी प्रकार बेरिलियम और एल्यूमिनियम दे आर आल्सो नॉट अटैक्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, इन पे रस्टिंग भी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये बनाते हैं बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आपको पता होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो और बेरिलियम ऑक्साइड की जो ऑक्साइड लेयर होती है, जो मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, इट प्रोटेक्ट एट ए प्रोटेक्टिव लेयर, वो ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम द अटैक ऑफ द एसिड बेस और एनी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स। तो इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द कोरोजन आल्सो। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि बेरिलियम तो वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता, बेरिलियम वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता मेरे भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अब ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि बेरिलियम और जितने भी मेटल होते हैं, एल्कली और अल्कलाइन मेटल, मैं जैसे मेटल की बात करता हूं, अगर उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं,
तब एक तो बनते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड या ये बनेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के। मेटल ले लिया मैंने, यहां पर मेटल क्या हो सकता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एल्किली और अल्कलाइन। वाटर के साथ रिएक्शन करने पर या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, MOH किसका फार्मूला होगा, एल्किली मेटल का, और MOH ट्वाइस एल्किली अर्थ मेटल का, और प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए। लेकिन इसमें से M कौन कौन सा नहीं हो सकता, M यहाँ पर बेरिलियम नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि बेरिलियम का कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा होता है, साइज छोटा है एक तो बेरिलियम का, और +2 चार्ज है बेरिलियम पे, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में इतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है इस कंपाउंड का। तो आप चाहे BeCl2 की बात करो, बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम क्लोराइड का जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड है उसका सबसे हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो बेरिलियम क्लोराइड इतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है इसकी, तो इसकी वजह से बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल इट हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, बेरिलियम +2 चार्ज। ठीक है, तो इस वजह से ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा एग्जांपल दूं, जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि मान लो मेटल और मेटल के हाइड्राइड, चाहे कैल्शियम मेटल हो चाहे कैल्शियम का हाइड्राइड हो, कैल्शियम हो चाहे कैल्शियम का हाइड्राइड हो, दोनों की रिएक्शन वाटर के साथ करा दो। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है कि ऐसा पेयर बताओ, 4 पेयर दे रखे थे, एक ऐसा पेयर बताओ जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर सेम प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान रखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर मेटल भी और मेटल के हाइड्राइड भी हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देखो, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराओगे तब तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, पहला बात। और कैल्शियम हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तब भी यही प्रोडक्ट बनेंगे, आपको सिखाया था मैंने। हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये सारी चीजें याद रखेंगे। नाइट्राइड से अमोनिया गैस, फॉस्फोइड से फोस्फिन गैस। देखो फोस्फिन गैस पहचानी कैसे जाएगी, एक तो फोस्फिन गैस की जो स्मेल होती है ना, रोटन फिश की जैसे होती है, लिख लीजिए। फोस्फिन गैस की स्मेल कैसी होती है, PH3 की रोटन फिश, मछली जब सिड़ जाती है उसके जैसे जो स्मेल आती है सड़ने के बाद, रोटन फिश लाइक स्मेल फोस्फिन गैस के अंदर होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, कैल्शियम मेटल और मेटल के हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये 2 इंफॉर्मेशन आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। एल्कली मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। आप ये कह नहीं सकते कि सर एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपने 3 लेक्चर में पूरा ये एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल को मतलब एस ब्लॉक को खोल के रख दिया अच्छे तरीके से। बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। PH3 रोटन फिश लाइक स्मेल होती है। अब देखो, नाइट्राइड में हाइड्रोलिसिस करने से अमोनिया गैस, कार्बाइड के अंदर अलग अलग गैस निकलती है। बेरिलियम का कार्बाइड हो तो मीथेन गैस, एल्यूमिनियम का कार्बाइड हो तो मीथेन गैस, उसी प्रकार मैग्नीशियम का कार्बाइड हो तो प्रोपाइन गैस, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का कार्बाइड हो तो एसिटिलीन गैस, और बता दूं आपको, हाइड्राइड से हाइड्रोजन गैस, और सल्फाइड से सल्फाइड रह गया। अगर किसी मेटल सल्फाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो गैस निकलती है मेरे भाई हाइड्रोजन सल्फाइड, लिख लीजिए। सल्फाइड की हाइड्रोलिसिस करने से हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसकी स्मेल आपको पता होगा रोटन एग लाइक स्मेल होती है। किसकी स्मेल होती है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है। तो 10th क्लास में आप सुन लेते हो। रिएक्शन कैसे होगी, बिल्कुल वही बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस निकलेगी। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हो रिएक्शन, कैसे समझ सकते हो भाई। Na2S के अंदर 2Na पॉजिटिव है। हर चीज का रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको इनऑर्गेनिक के अंदर भी। एक भी रिएक्शन रटनी पड़ जाए तो बता देना। सोडियम 2Na पॉजिटिव, सल्फर पे 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। यहाँ 2 पे कर दे तो 2 Na पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव, यहाँ पे 2 NaOH हो जाएंगे, और सल्फर पे 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पे 2H पॉजिटिव। तो पता है दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H2S बनाएंगे। भाई साहब देखो इतना आसान है, इजी पीजी है। मैं कह रहा हूँ इनऑर्गेनिक को रट करके मुश्किल बना रहे हैं, बार बार क्रैमिंग मगिंग अप कर लेते हैं। टीचर भी ऐसे सिखाते हैं कि बच्चों इस चीज को रट लो, और जो चीज समझ में नहीं आती वहां एक्सेप्शन घुसा देते हैं। वैसा एक्सेप्शन जैसा कुछ भी नहीं है, आप समझ के चलिए बस। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन वही बात है ना, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा, ये भी फर्क पड़ता है इस बात का।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप ये याद रखेंगे। चलिए एक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, इसको भूल के चलते हैं। इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट 2 अमोनियम। देखो ये कंपाउंड ऐसे डिसोसिएट होगा, अमोनियम पे चार्ज होता है +1 तो 2Na पॉजिटिव और BeF4 2 नेगेटिव। क्योंकि आपको पता होगा बेरिलियम का फ्लोराइड जो होता है, बेरिलियम का जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या बना सकता है BeF4 2 नेगेटिव बिकॉज इट्स एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। इसका काम करता है लेविस एसिड। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बेरिलियम फ्लोराइड ने 2 फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लिए। तो इसी प्रकार से मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूं, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेरिलियम का क्लोराइड भी और एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी दोनों लेविस एसिड होते हैं, दोनों क्या होते हैं लेविस एसिड होते हैं। तो क्योंकि BeCl2 भी क्या कर सकता है, 2 क्लोरीन को एक्सेप्ट करके BeCl4 2 माइनस बना सकता है, और AlCl3 को 1 क्लोरीन चाहिए तो AlCl3 क्या बना लेता है AlCl4 नेगेटिव बना लेता है। पढ़ते हो ना रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रिटल क्रॉस एल्काइलेशन करनी, जैसे मान लो बेंजीन पे तो CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 तो AlCl3 क्या बन जाता है AlCl4 नेगेटिव बिकॉज़ इट एक्ट्स एज द हैलोजन कैरियर। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन रिलेट करता हूं हर बार क्वेश्चन पॉइंट को, तो आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि बेरिलियम का क्लोराइड एल्यूमिनियम का क्लोराइड क्या बनाते हैं आपस में लेविस एसिड बनाते हैं। अब आप एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट करो कि सर बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन तो करता नहीं है, आपने कहा था कि बेरिलियम ऑल द मेटल ऑन ट्रीटिंग विद द वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड तो बनता ही नहीं है, फिर BeOH ट्वाइस आया कहां से? अरे BeOH ट्वाइस आया कहां से? बनता ही नहीं है, जब बेरिलियम की रिएक्शन वाटर से होती नहीं है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया? ये भी तो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये भाई साहब कहां से आया है? बेरिलियम का क्लोराइड तो होता है, बेरिलियम का क्लोराइड तो होता है BeCl2, वाटर से रिएक्शन करवा दो Cl नेगेटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस मुश्किल मत बनाओ चीजों को, समझ में आ गई मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेरिलियम के बारे में, फ्लोरीन के बारे में आपको क्लियर हो गई। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। अगर इनकी रिएक्शन आप एसिड से करवाओगे तो बेस का काम करेंगे, बेस के साथ करवाओगे तो एसिड काम करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। लेकिन बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? एल्यूमिनियम से। तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। तो बेरिलियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरिलियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दीज आर एम्फोटेरिक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। ये क्यों बताता हूं? क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं आजकल जेईई मेंस और नीट के अंदर, और 4 ऑप्शन में से ये पूछ लेते हैं कई बार विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो उन स्टेटमेंट में आपको पता तो ना चाहिए कि बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड वास्तव में एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये बहुत चीजें इंफॉर्मेशन जरूरी होते हैं याद रखने। चलिए ये भी हो गया, ये भी बता चुका मैं आपको। चलिए अब आते हैं सीधा इन क्वेश्चन पे। ये कंपाउंड है अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट को हीट करने पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। ये बेरिलियम फ्लोराइड बनाने की प्रिपरेशन है। क्या बनता है यहाँ पर? BeF2। BeF4 में से BeF2 निकाल लो। अब BeF2 निकाल लिया तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन बच गए और 2 फ्लोरीन 2 अमोनियम, तो यहाँ पर 2 अमोनियम फ्लोराइड बाहर चले जाएंगे। 2 अमोनियम फ्लोराइड क्या चले जाएंगे? बाहर। देखो ऐसे हुई रिएक्शन, ये डिसोसिएट तो ऐसे होता है, लेकिन आप मान के चलिए BeF4 के अंदर क्या है? BeF4 2 नेगेटिव, और BeF4 2 नेगेटिव में एक तो BeF2 है और एक 2F नेगेटिव है। ठीक है, ये 2F नेगेटिव जो है वो 2 अमोनियम आयन के साथ बाहर चले गए, 2 अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और BeF2 एज इट इज रह गया। ऐसे समझना है चीजों को, इजी बनाओ भाई, मुश्किल मत बनाओ, रट्टाफिकेशन मत करो। अगला पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी के अंदर, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी मेंशन कर रहा हूं मैं। अब ध्यान रखना, बेरिलियम के जितने भी हैलाइड है, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, वैसे 2 ही होते हैं फ्लोराइड और क्लोराइड, ये इंसुलेटर होते हैं इवन इन द मोल्टन स्टेट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मोल्टन स्टेट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कारण ड्यू टू मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर, ड्यू टू मैक्सिमम कोवेलेंट करैक्टर। बेरिलियम का साइज इतना छोटा होता है, बेरिलियम पे +2 चार्ज होता है,
इतना स्मॉल साइज है, इतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, इतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर आ गया है बेरिलियम के फ्लोराइड और क्लोराइड के अंदर कि मोल्टन स्टेट में ले जाने पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, ध्यान रखेंगे। BeH2 के अंदर BeF2 और BeCl2 दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन द मोल्टन स्टेट। ध्यान रखेंगे इंफॉर्मेशन भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सारी। अब ये क्वेश्चन आ जाइए, बेरिलियम का क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। एक भी रिएक्शन आपको ऐसे नहीं बताऊंगा जो एनसीईआरटी से बाहर हो या फिर एनसीईआरटी उसको नहीं बताता है, क्योंकि एनसीईआरटी का मेन फोकस हो गया अब आजकल नेशनल टेस्ट एजेंसी सारा एनसीईआरटी का पिकअप ले रहा है मटेरियल, तो ध्यान रखेंगे। बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन बनती है। ये बेरिलियम हाइड्राइड बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। क्या बनाने का? बेरिलियम हाइड्राइड बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। कहां से उठाओगे इस रिएक्शन को? देखो यहां पे करके दिखाता हूं। ये रिएक्शन ऐसे हुई है, बेरिलियम क्लोराइड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर क्या बना है? बेरिलियम हाइड्राइड, एक लिथियम क्लोराइड और एक AlCl3। ये कंपाउंड ऐसे बना है। अब कहोगे सर इसका मैकेनिज्म बता दो, याद रखने का तरीका बता दो कैसे बनता है। भाई सब कुछ बताऊंगा, मैं कह रहा हूं ना आपको, आप ऐसे मत बताइए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ाता हूं, देखो ये अपनी हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो अपनी हाइड्रोजन दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसमें क्लोरीन निकालकर हाइड्रोजन डाल दीजिए। तो करना क्या है? दो क्लोरीन को निकालकर दो हाइड्रोजन डालने, पहली बात तो, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं विच प्रोवाइड हाइड्रोजन। इसे ट्रिक समझ जाओगे। तो दो क्लोरीन की जगह दो हाइड्रोजन आ गए। अब रिएक्शन हुई कैसे वो समझो। हुई कैसे मैं कह रहा हूं आपको, हर चीज बताऊंगा मैं। लिथियम हाइड्राइड को डिसोसिएट कर लो। लिथियम पे चार्ज होता है +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और हाइड्राइड होते हैं कितने? 4 H नेगेटिव है। समझ गए? चलिए बेरिलियम क्लोराइड क्या होता है? बेरिलियम +2 और 2 Cl नेगेटिव। समझ गए? चलो अब देखो क्या करना है। 4 H नेगेटिव में से जो 2 H नेगेटिव है, 2 हाइड्राइड, वो तो बेरिलियम के साथ ले जाओ। बेरिलियम +2 और 2 हाइड्राइड क्या बन गया? बेरिलियम हाइड्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बन रहा है LiCl। पहले तो बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर देखो क्लोरीन यहां पर 2 है और यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 4 है। देखो 1 और 3 4 है ना, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो 2BeCl2 कर देते हैं। तो 2BeCl2 करेंगे तो यहाँ पर 2 बेरिलियम +2 हो गए और 4 Cl नेगेटिव हो गई। समझ में आ गई? 2 बेरिलियम +2 में से और 4 H नेगेटिव, 2 बेरिलियम +2 4 हो गया और 4, ये तो सीधा निकल गया BeH2। BeH2 यहाँ पे 2 कर देंगे, हो गया बैलेंस। 2 बेरिलियम +2 और 4 H नेगेटिव निकल गया। 4 Cl नेगेटिव में से 1 Cl नेगेटिव तो चला जाएगा लिथियम +1 के साथ और मेरे भाई 3 Cl नेगेटिव चले जाएंगे एल्यूमिनियम +3 के साथ। एल्यूमिनियम +3 के साथ 3 AlCl3, एक क्लोरीन निकल गया लिथियम के साथ LiCl। मैं कह रहा हूं हर चीज का मेरे पास जवाब है, लेकिन आप पूछने वाले बनो, समझने वाले बनो, सीखने वाले बनो। मुझे चाहिए सीखने वाले स्टूडेंट जो वास्तव में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मगिंग अप नहीं करना चाहते, सीखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन देखिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। बेरिलियम का जो क्लोराइड होता है ना, पहली बात तो इसका कोवेलेंट करैक्टर होता है। इसका होता है कोवेलेंट करैक्टर। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है सब कुछ। अगर ये 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तब तो रहेगा हमेशा मोनोमर। कौन सी स्टेट में रहेगा? मोनोमर स्टेट में रहेगा, मतलब BeCl2। इसके बॉन्ड सारे ब्रोकन रहते हैं। अगर 1200 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तब रहेगा कौन सी फॉर्म में? डाइमर की फॉर्म में रहता है, डाइमर स्टेट में। और डाइमर स्टेट में क्या होता है? ये Be2Cl4 ऐसे बना लेता है, आपको पता होगा। एक क्लोरीन, 2 ब्रिज क्लोरीन होते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है डायमर की, ठीक है। और यहां पर BeClB, ये जो बॉन्ड है ना BeClB, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, सबको पता है, बनाना बॉन्ड बोलते हैं इनको।
उसी प्रकार अब आपको पता है बेरिलियम की जो है डायगोनल रिलेशनशिप जो होती है वो किससे मैच करती है, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड होता है ना AlCl3 वो भी डाइमर बनाता है Al2Cl6, सबको पता होगा ये बात भी, ठीक है। उसमें भी 2 क्लोरीन ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं और 4 क्लोरीन टर्मिनल होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये भी, तो इसलिए बताया था मैंने। 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखोगे तो सारे बॉन्ड ब्रोकन होते हैं, डाइमर भी नहीं बना पाता, मोनोमर होता है। 1200 से नीचे डाइमर होता है, डाइमर फॉर्म में ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है, कौन सी स्टेट में, बेरिलियम क्लोराइड के स्टेट में है, सॉलिड। देखो ये तो है, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो ये तो हमेशा कौन सी स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में। तो ये वेपर स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है मोनोमर या डाइमर, पहली बात ध्यान रखना। और बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है तो मेरे भाई पॉलीमर होता है, पॉलीमरिक चेन। पॉलीमरिक चेन का मतलब है ऐसे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ बेरिलियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, मतलब ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ क्लोरीन होता है, यहाँ क्लोरीन, ऐसे बेरिलियम बेरिलियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी चेन। ये पॉलीमर चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में। तो तीनों इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए और इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ आते हैं। बस 10 से 15 मिनट का वेट और कीजिए, इस चैप्टर को हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, सारे फंडामेंटल। तभी तो मैंने बोला था दिस इज द फाइनल टचअप, एस ब्लॉक केमिस्ट्री का फाइनल टचअप है, इसमें सब कुछ हम फिनिश कर देंगे। एस ब्लॉक केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। और पी ब्लॉक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग अब कल से जो स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक केमिस्ट्री के बस में 5 से 6 लेक्चर का मैं आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और जो कहते हैं कि पी ब्लॉक केमिस्ट्री 1-1 महीने चलता है, 25-25 दिन चलता है, उस पी ब्लॉक केमिस्ट्री को मैं मर्ज करके सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके बस 5 या 6 लेक्चर में डाल दूंगा। और कुछ 1-2 लेक्चर की हम कर लेंगे कौन सी, प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स। और देखना इतना ब्यूटीफुल ब्लॉक केमिस्ट्री का पैकेज बनेगा आपका। आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री को लास्ट टाइम तक, जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तब तक भूल नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे फंडामेंटल ट्रिक्स है मेरे पास आपके सामने पी ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। सारे के सारे ग्रुप डिस्कस करेंगे, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। तो बने रहे हमारे साथ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो इन इंफॉर्मेशन को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और जेईई मेंस और नीट पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। और ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, जेईई मेंस के और नीट के सिलेबस में मेंशन है। द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रोल है इनका। कैल्शियम +2 के 3 इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में, इन मेंटेनिंग रेगुलर हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, और रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तीनों रोल आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। मैग्नीशियम का रोल है, ये एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है एंड हेल्प इन फॉस्फेट ट्रांसफर मैकेनिज्म, फॉस्फेट ट्रांसफर मैकेनिज्म। और इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर क्लोरोफिल इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का फार्मूला आपको बता दूं, C55 लिख लीजिए। क्लोरोफिल का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बता दूं, क्लोरोफिल के अंदर अकेला मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम +2 आयन होता है, और मैग्नीशियम की परसेंटेज होती है 2.68% मैग्नीशियम बाय वेट। यानी कि क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम होता है बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज रेशियो निकाले तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स एंड इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस आल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों को थर्मल स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है। तो कल आपको मैंने बताया था और काफी पहले से बता रहा हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, तभी तो हम ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक चलते हैं तो नॉन मेटल आते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो अगर पीरियड में चल रहे हैं
तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ऐसे आएंगे ना। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर किसका होगा? सोडियम का, क्योंकि सबसे लार्ज साइज सोडियम का है, फिर मैग्नीशियम का स्मॉल साइज है, एल्यूमिनियम का और भी स्मॉल साइज है। तो अगर हम सोडियम से, मैग्नीशियम से लिथियम के एल्यूमिनियम की तरफ जाएं तो इधर से इधर जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। भाई इधर जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है? मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और मैंने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है? सोडियम का। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और आपको पता होगा कि सोडियम कार्बोनेट तो इतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है, हीट करने पर मेल्ट हो जाएगा लेकिन डिसोसिएट नहीं होता। बताया था मैंने आपको। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या बनाएगा? MgCO3, MgO प्लस CO2। और एल्यूमिनियम कार्बोनेट सबसे जल्दी डिसोसिएट होगा। ये क्वेश्चन ऐसे में सकता था, इन तीनों कार्बोनेट में से सबसे जल्दी CO2 गैस कौन सा कंपाउंड रिलीज करेगा? तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट करेगा, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। और कल मैंने लिखवाया था थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द CO2 गैस रिलीज रेट, कि CO2 गैस सबसे जल्दी कौन रिलीज करेगा? जिस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो। ठीक है। और वहां पे कल एक जो 25 मिनट का लेक्चर था उसमें थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, सिली मिस्टेक, और मैंने आपसे वहां से गलती माफी मांगी है कि मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि हाइड्रेशन एनर्जी सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसको क्रैक डाउन कर लीजिए आप उस लेक्चर में। हाइड्रेशन एनर्जी को मैंने सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता दिया, जहां पर मैंने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था KSP वाला, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये मत बताना सर आपने गलत पढ़ा दिया। मैं कभी कभी गलती हो जाती है यार, तू अरे ह्यूमन। चलिए अब ये भी क्वेश्चन है, देखो एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। एल्कली मेटल हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखेंगे ये किसके ऑर्डर है? मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर है। ये ऑर्डर भी मेल्टिंग पॉइंट के ही पूछे हुए हैं। अब बताइए क्या क्या। देखो आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। एक तो आपको ये बात तो पता होगी ना कि कोवलेंट कंपाउंड से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होती है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो एक बात आप रिलेट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर, किसी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है कि नहीं करता? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट and ionic compounds have a very high melting point due to strong electrostatic force of attraction between oppositively charged cations and anions। कॉन्सेप्ट तो यही है। देखो तो कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्सेप्ट तो ये भी निकलता है कि सर आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है कि सर आयनिक कैरेक्टर तो सीजियम का ज्यादा होना चाहिए सबसे ज्यादा, लेकिन मेरे भाई कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी मैटर करती है। और लैटिस एनर्जी पता क्या बताती है? स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ध्यान रखना, सोल्युबिलिटी बताती है हाइड्रेशन एनर्जी, स्टेबिलिटी बताती है लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी में कहते हैं कि कैटायन एनायन जितने छोटे साइज के होंगे ना, उनके बीच में इंटरेक्शन उतना अच्छा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इनमें लिथियम का कैटायन सबसे छोटा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना वो NaCl से कम हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना, एल्कली मेटल के हैलाइड्स में क्लोराइड का आ जाए तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट लिथियम क्लोराइड से ज्यादा होता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखो, अगर फ्लोराइड का कंपेयर, सुन लेना फिर तो बार बार बोल रहा हूं, अगर फ्लोराइड का कंपेयर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड से कर रखा हो, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा आयनिक कैरेक्टर वाला, सीधा का सीधा। ठीक है, क्योंकि कैटायन का साइज, कैटायन सब में कॉमन है, तो लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? कम आएगा। तो अगर फ्लोराइड का कंपेयर, देखो एक बात ध्यान रखना, चाहे अल्कली मेटल हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से ज्यादा होगा अगर फ्लोराइड को कंपेयर करना हो। ध्यान रखना, ध्यान बार बार बोल रहा हूं आपको, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये आएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसमें भी देखो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड हो गया। लेकिन आप देखो यहाँ पे फ्लोराइड नहीं है, यहाँ पे फ्लोराइड नहीं है और फ्लोराइड नहीं है, तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर देखिए, बेरिलियम का कैटायन सबसे छोटा है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? कम।
बेरिलियम का कैटायन सबसे ज्यादा है, कैटायन लार्ज है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं आ रहा। फ्लोराइड होता तो हम ट्रेंड को बनाते आयनिक कैरेक्टर की सेंस में, और अब बना दिया हमने कोवलेंट कैरेक्टर की सेंस में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कभी तो पहली बात तो कोई कॉन्सेप्ट बने ही नहीं, और जैसे सोलिबिलिटी के ऊपर भी काफी कंफ्यूजन रहती है, थर्मल स्टेबिलिटी पे काफी कंफ्यूजन रहती है। थर्मल स्टेबिलिटी देखो हाइड्राइड की टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, और बाकी सब की कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की, सल्फेट की, नाइट्रेट की टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कैटायन एंड आयन के साइज बहुत डिफर करता है, लैटिस एनर्जी बहुत डिफर करती है। तो और लैटिस एनर्जी हाइड्रेस एनर्जी को कंपेयर भी करते हैं, हाइड्रेस एनर्जी ज्यादा चली जाए, मोर नेगेटिव हो जाए तो सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे इस कॉन्सेप्ट में NaCl की मेल्टिंग पॉइंट पता क्यों जाता है, NaCl के केस में लैटिस एनर्जी प्रीडोमिनेट्स ओवर द हाइड्रेशन एनर्जी, इस वजह से भी कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो ऐसे ऐसी चीजें आती है भाई। अब लास्ट देखो AlCl3 मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सबसे छोटा साइज किसका है कैटायन में, एल्यूमिनियम +3 का, तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, तो AlCl3 MgCl3 NaCl, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। तो ये सारे ऑर्डर किसके हैं, मेल्टिंग पॉइंट के, इनको नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। चलिए अब समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं लेक्चर को। बाकी चीजें हैं छोटी मोटी वो आप पढ़ लेंगे, ध्यान रखेंगे। सीमेंट का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना। एक बार सीमेंट के बारे में छोटा सा रिव्यू दे देता हूं, क्योंकि सीमेंट के ऊपर और पीओपी के ऊपर एक क्वेश्चन आए हुए हैं, पीओपी और सीमेंट के ऊपर। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं हम उनको एक ओवरऑल पैकेज बना देंगे। क्वेश्चन वैसे बचे नहीं है इस ब्लॉक में, सब कुछ कवर हो चुका है। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए ये दो लास्ट इंफॉर्मेशन, इसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। पहला है कैल्शियम सल्फेट .2H2, ये क्या होता है, जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस कह दो या 393 केल्विन टेम्परेचर कह दो, इतने पे हीट करते हैं। तब तक तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स में से 3/2 मतलब 1/3 मतलब सॉरी 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। तो यहाँ पर बनाता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको क्या बोलते हैं, पीओपी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीओपी कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये भी। पहला जिप्सम को 393 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक तो क्या बनता है, पीओपी बनता है। लेकिन फर्दर अगर और हीटिंग चलती रहे, मान लो ये टेम्परेचर बढ़ करके 403 केल्विन टेम्परेचर या 425 केल्विन टेम्परेचर तक आ गया है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये पूरी तरह से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, और यहाँ पर बनता है डेड ब्रंट प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट में पीओपी का कोई गुण नहीं होता, इसको बोलते हैं DBP, डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं इसको। तो पीओपी से बन जाता है DBP, ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ही टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द पीओपी द टेम्परेचर शुड नॉट गो बियॉन्ड 120 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इफ temperature goes beyond 120 degree Celsius, all the water molecules will get evaporate and it will form dead burnt plaster and it will not set like the POP. इसमें POP का कोई गुण नहीं होता फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आगे भी हीटिंग करते रहे, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, तो आपको पता है मैंने पढ़ाया था कि कैल्शियम सल्फेट की हाई टेम्परेचर पे हीटिंग हो जाती है, तो ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाएगा, फाइनली डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। चलिए पहला इंफॉर्मेशन तो ये था, ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जिप्सम और पीओपी भी जिप्सम में मिलाया जाता है कुछ ना कुछ सीमेंट को हार्ड करने के लिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये इन्फॉर्मेशन आप देखो, लास्ट इन्फॉर्मेशन में आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूं। सीमेंट के ऊपर सबसे जल्दी क्वेश्चन आता है, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है, और सीमेंट की कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि सीमेंट बनती है तो उसका कंपोजिशन बताओ। तो उसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, लसामिस के नाम से, लसामिस, LSAMIS, लसामिस, लसामिस ऐसे याद रखेंगे। और लसामिस याद रखने का तरीका देखो, L से लाइम, L से लाइम, S से सिलिका, A से एल्यूमिना, M से मैग्नीशियम ऑक्साइड, I से आयरन ऑक्साइड, और आयरन का कौन सा ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और S से सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखने की बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है, इससे कभी नहीं बोलोगे आप कि सीमेंट का कंपोजिशन क्या क्या होता है, लेकिन कंपोजिशन में भाई परसेंटेज मायने रखती है।
कि लसामिस में लाइम सबसे ज्यादा परसेंट होता है, तो वहां से अपोजिट याद रखो। देखो ये होता है 1 to 2%, कितना होता है 1 to 2%, सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 2%, आयरन ट्राइऑक्साइड ये भी होता है 1 to 2%, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है 2 to 3%, कितना होता है 2 to 3% होता है, या फिर आप कह दीजिए 2 to 5%, और ये होता है 5 to 10%, ऐसे याद रखेंगे। ये होता है 20 to 25%, और ये होता है हमारा लाइम जो होता है सबसे ज्यादा वो 60 to 65% होता है, ठीक है। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं, ये लाइम है 50 to 60%, 50 to 60% है लाइम, कितना हमारा 50 to 60%, ठीक है। सिलिका 20 से 25% है, एल्यूमिना 5 से 5% है, बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसे याद रखेंगे, लास्ट के पीछे दोनों है 1 to 2%, 1 to 2%, फिर है आगे 2 में आगे ये डिजिट आगे ले आओ 2 to 5%, फिर ये डिजिट आगे ले आओ 5 to 10%, फिर 10 का डबल कर दो 20 to 25%, फिर 25 का डबल कर दो 50%, याद हो गया। देखो 1 to 2, 1 to 2, पीछे वाले डिजिट को आगे ले आओ 2 to 5, 2 to 5, 5 to 10, 10 का डबल 20, 20 से 25, 25 का डबल 50 to 60%। तो लसामी से याद रखो, और ये भी एनसीईआरटी के अंदर डाटा है। अगर आपको गुड क्वालिटी की सीमेंट बनानी है, एक अच्छी क्वालिटी की सीमेंट बनानी है, तो बेस्ट रेशियो क्या होना चाहिए, सबसे बेस्ट रेशियो मतलब किस मिक्सचर में इनको, किस रेशियो में इनको कंबाइन किया जाए कि अच्छी क्वालिटी की सीमेंट बनेगी। तो एक रेशियो तो ध्यान रखना S/A, S/A, S फॉर क्या होता है सिलिका, S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना का जो रेशियो है ना, सिलिका और एल्यूमिना का रेशियो वो 2.5 से 4% होना चाहिए, 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए, 2.5 से 4 के बीच में। जैसे मेरे को 2.5 से 4 के बीच में रेशियो कितना लेना है, 3 लेना है। 3 लेने का मतलब है इसमें 20 से 25% के बीच में कितना ले लो, 20 से 25% के बीच में मान लो मैंने 22 ले लिया, कितना ले लिया 22, और सिर्फ 5 से 7 के बीच में कितना ले लिया 7 ले लिया, कितना ले लिया 7। तो 7 को 3 डिवाइड करो कितना आएगा, लगभग 3 के आसपास आएगा। तो ये रेशियो इसके बीच में होना चाहिए। तो सिलिका S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, तो सिलिका एल्यूमिना के बीच में रेशियो अगर 2.5 से 4 के बीच में है तो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट बनेगी। और एक बार ये याद रखो C/IES, देखो IES तो आपको याद हो जाएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। C का मतलब लाइम, C फॉर लाइम होता है, C फॉर लाइम भी बोला मैंने क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो लाइम ले देता हूं चलो मैं याद रखने के लिए, L/IAS ऐसे याद रखेंगे। L क्या होता है लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड, प्लस A फॉर एल्यूमिना, प्लस S फॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये तीनों याद रखेंगे। एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये। S यहाँ पर सिलिका नहीं है, ध्यान रखना। S यहाँ पर क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये एल्यूमिना है, ये I क्या है, आयरन ऑक्साइड। तो इसका बटे में इन तीनों का रेशो प्लस कर देना है, वो अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर आना चाहिए। ये डाटा एनसीईआरटी में गिवन है, आप कई बार गौर नहीं करते। और एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है, जब सीमेंट बनके तैयार हो जाती है, इन सारे कंपोजिशन को मिक्स कर दिया जाता है, तो क्या क्या बनते हैं, 3 बेसिक कंपाउंड बनते हैं। एक तो बनता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, देखो 2 कैल्शियम हो तो क्या बोलेंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, लिख लीजिए ना, डाई कैल्शियम सिलिकेट। 3 कैल्शियम हो तो सिलिका के साथ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और 3 कैल्शियम हो एल्यूमिनियम के साथ तो इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये तीनों सीमेंट के सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बनने के बाद बनते हैं, मेन प्रोडक्ट। और कितने कितने परसेंट होते हैं लिख लो, ये 26% होता है, ये 51% होता है, और ये लास्ट होता है 11%, ये लास्ट होता है 11%। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको टैकल करना है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, अब तक हमें सुनने के लिए। और भी चीजें होती हैं जो बातें रह गई हैं, वो कुछ भी नहीं बचा है मेरे हिसाब से, तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, ये सारे ज्यादा ध्यान रखेंगे आप। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और आता है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलता है कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा की कम से कम 20 से 25 रिएक्शन मुझे पता है, लेकिन वो जो रिएक्शन है ना, वो जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तैयारी हम जेई मेंस की कर रहे हैं, एडवांस से पहुंचे नहीं है। तो एक बार मेंस का पेपर दे लीजिए, फिर हम एडवांस के लिए भी तैयारी करवाएंगे। एडवांस ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास जून में जब हम डिस्कस कर लेंगे, NaOH की रिएक्शन स्पेशल होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे
ऑल अबाउट NaOH। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री, बने रहे हमारे साथ। और पी ब्लॉक केमिस्ट्री में पहले मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हम कितने लेक्चर्स में पी ब्लॉक को कमांड लेकर आएंगे। एस ब्लॉक के अंदर तो हमने देखो 2 ही लेक्चर लिए हैं, एक तो छोटा सा लेक्चर है 20-25 मिनट का, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आयनिक मोबिलिटी वगैरह, वो आप डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन मेन तो दोनों लेक्चर है, जिनको ध्यान से सुनिए। ये जो ट्रिक्स मैंने बताई उनको आप ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर के बारे में रिव्यू बताएंगे, सर आपको एस ब्लॉक केमिस्ट्री कैसी लगी, और पी ब्लॉक केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर हम और ब्यूटीफुल ट्रिक्स और फंडामेंटल्स फंडा लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर किया करो, ताकि पता चले कि वास्तव में वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम समवन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ और ब्यूटीफुल प्लानिंग के साथ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट लक्ष्य को हरा पाना है।